In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, आज हम zoology by Miller and Hartley 10th edition का 11th chapter start करने लगे हैं जो कि है मुलस्का। शुरू में उसने आपको बताया है कि ऑक्टोपस, स्क्विड्स एंड कटलफिश ये सब क्लास सेफलोपोडा फाइलम मुलस्का में इनवर्टिब्रेट्स में एग्जाम्पल के तौर पे उसने दिए हैं। इनका प्रेडिटरी लाइफस्टाइल होता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग प्रेडिटर्स हैं, जिसकी वजह से इनकी ब्रेन काफ़ी इवॉल्व हो गए। क्योंकि आप अगर प्रेडिटर हैं, आपने प्रे कैच करना है, तो आपका ब्रेन अपने आप कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इस वजह से इन वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे इंटेलिजेंट जो एनिमल्स हैं वो सेफलापोड्स हैं, जो कि मोलस्क्स की एक सब क्लास है। इनके कॉम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं पूरे एनिमल फाइलम में, यानी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स सबको कंपेयर करके। इनका लोकोमोशन रैपिड है, इनमें ग्रास्पिंग स्ट्रक्चर्स यानी कि टेंटिकल्स हैं, जिस तरह के ऑक्टोपस में ऑक्टो 8 को कहते हैं और पसेस फीट या टेंटिकल्स को कहते हैं, तो उसके 8 टेंटिकल्स होते हैं। एंड टेयरिंग माउथ पार्ट्स में रेडियोला स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बावजूद वो कहता है कि इनकी सिर्फ और सिर्फ 550 स्पीशीज बाकी बची हैं, यानी एक ज़माने में ये 9000 स्पीशीज थी, लेकिन अब ये डिक्लाइन हो गए। इस पैराग्राफ में वो कहता है कि ज़ूलॉजिस्ट ये सोच रहे हैं कि वाई हैव दे डिक्लाइंड, उसकी उन्होंने कुछ रीजंस बयान करनी है। तो उन्होंने कहा कि प्री हिस्टोरिक सीज, यानी कि प्री कैम्ब्रियन, आज से आप कह लें कि 500 मिलियन ईयर्स अगो या हाफ अ बिलियन ईयर्स अगो, जब ये इवॉल्व हो रहे थे तो इनके साथ वर्टिब्रेट्स भी इवॉल्व हो रहे थे। तो जो वर्टिब्रेट्स थे वो इनसे आउट कम्पीट कर गए, यानी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए। इस वजह से सेफलोपोड्स इस तरह डाइवर्सिफाई नहीं हो सके। एक दूसरा रीज़न वो ये देता है कि अगर आप सक्सेस को पूरे फाइलम के जरिए कंपेयर करते हैं तो आजकल 1 लाख स्पीशीज हैं मोलस्क्स की, जो कि वर्टिब्रेट्स से कंपेयर करें, जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे, तो उनके मुकाबले में ये डबल अमाउंट ऑफ स्पीशीज हैं। तो उस लिहाज से ये ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं इन 1 लाख स्पीशीज़ के, वो 2 क्लासेस से बिलोंग करते हैं। गैस्ट्रोपोडा, जिनमें स्नेल्स आ जाते हैं, जो आप सबने देखे होंगे, एंड स्लग्स भी स्नेल्स होते हैं जिनकी शेल्स नहीं होती। फिर उसने आपको कुछ जनरल बातें बताई हैं, और ये पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारा याद करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि मोलस्क्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनके एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। कौन कौन सी हैं आपको पता होंगी, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। और इससे आगे जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो आपको यहाँ से आगे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद तमाम फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर वो कह रहा है कि ये वो पहले एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिलोम होता है। सिलोम क्या होता है? सिलोम इज अ बॉडी कैविटी। आपके अंदर आपकी जो गट है, जहाँ से फूड इनटेक करते हैं, और आपकी जो स्किन है, इसके दरमियान का जो रीजन है ना, ये सिलोम है। आप कह लो कि जिसके अंदर आपके ऑर्गन्स, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपकी किडनीज, सब कुछ सस्पेंडेड है जिस कैविटी के अंदर, उसे हम सिलोम कहते हैं। A body cavity that arises in mesoderm, ये जो अंदर की कैविटी है ये मेसोडर्म से अराइज होती है, and is lined by a sheet of mesoderm called the पेरिटोनियम, कि इसके गिर्द जो शीट होती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं, और हमारे पेट के अंदर उसी के लिहाज से पेरिटोनियल कैविटी भी होती है। आपको पता है कि इससे पहले आपने एसिलोमेट्स पढ़े जिनमें प्लेटीहेलमिन्थेस आ जाता है, आपने स्यूडोसिलोमेट्स पढ़े जिनमें रोटिफर्स आ जाते हैं। स्यूडोसिलोमेट्स में भी सिलोम होता है, लेकिन वो कंप्लीटली मेसोडर्म से सराउंड नहीं होता, जो मिडल लेयर है एम्ब्रियो की। रिलेशनशिप्स टू अदर एनिमल्स, मोलस्क्स जो हैं वो लोफोट्रोकोजोआ का सेकंड लास्ट मेंबर है, इसके बाद सिर्फ एनालिड्स रह जाते हैं। ये यहाँ पे आपको सही नजर आएगा कि आपने सबसे पहले तो प्रोटिस्टा पढ़े, फिर बेजल फाइला पढ़े, जिस 5 to 6 बेजल फाइला है मेरे ख्याल से, टीनोफोरा, नाइडेरिया, पोरीफेरा, प्लेकोजोआ, ज़ेनथोसिलोमोर्फा। ये बेजल फाइला पढ़ के आप लोफोट्रोकोजोआ के क्लेड में आ गए। क्लेड क्या होता है? बहुत सारे फाइलम्स जो होते हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है। फाइलम के अंदर तो तमाम स्पीशीज का एक कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फाइलम्स का भी पीछे एक कॉमन एंसेस्टर होता है। तो ये आपको क्लेड नजर आ रहा है लोफोट्रोकोजोआ का, तो इसके अंदर जितने भी एनिमल्स के फाइलम्स आ जाते हैं, जिनमें आप ले लें एनालिड्स को, मोलस्क को, निमर्टिया को, रोटिफेरा को, तो ये तमाम के तमाम एनिमल्स एक कॉमन एंसेस्टर से निकले हैं, जितने भी लोफोट्रोकोजोआ के अंदर आते हैं। तो मोलस्का इनमें सेकंड लास्ट है। इसके बाद जो इनवर्टिब्रेट्स आएंगे वो एक्डीसोजोन्स होंगे, जिनके अंदर आपके नीमाटोडा आ जाते हैं और आपके आर्थ्रोपोडा आ जाते हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे।
अब हम बात करें मोलस्कन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स मोलस्क की बयान करना काफ़ी आसान है। इनकी डाइवर्सिटी तो काफ़ी है, लेकिन इनमें कॉमन चीज़ें जो हैं वो हर फाइलम में नज़र आ जाती हैं। मोलस्कन्स जो हैं उनमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि जो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है वो जाइंट स्क्विड है। आप कहने के सबसे बड़ा एनिमल्स में भी वो आ जाता है। तो जो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है वो जाइंट स्क्विड है, जो पानी में सबसे बड़ा एनिमल है। 18 मीटर्स तक इसकी लेंथ चली जाती है, आप इसकी वीडियोस यूट्यूब से देख सकते हैं। और जो सबसे छोटा मोलस्क है वो 1 सेंटीमीटर तक चला जाता है। ये बातें आपको एमसीक्यूज या फिलिंग द ब्लैंक्स में ज़रूर पूछी जाएंगी। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये इससे हम मोलस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करेंगे। इनकी बॉडी दो रीजन्स में डिवाइड है, हेड, फुट एंड विसरल मास। आप देख सकते हैं कि इनका जो नीचे वाला पोर्शन है माउथ से लेके तो फीट तक, ये हेड फुट रीजन है, और उससे ऊपर विसरल मास का रीजन है। विसरल मास विसरा से निकला है लफ्ज। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जो आपके अंदर गोश्त के अंदर चीजें जो जमी होती हैं, जो फंसी होती हैं, उन्हें विसरा कहते हैं। तो विसरल मास इसका दूसरा पार्ट है। इसमें आपको एक चीज नजर आएगी, वो है इसकी मेंटल। इस डायग्राम में आपको मेंटल काफी अच्छे से नजर आ रही है। हम इस पे वापस भी आएंगे, ये हिकमैन की बुक से है कि मेंटल एक शीट ऑफ टिश्यू है और वो अपने आउटर लेयर सिक्रीट करती है, जिसे हम शेल कहते हैं। आपने अगर एक स्नेल देखा हो तो उसमें आपको जरूर नजर आएगा कि उसकी एक कॉइल्ड शेल होती है। उस शेल के नीचे एक टिश्यू की लेयर होती है, मेंटल लेयर जिसे कहते हैं, वो ये शेल सिक्रीट करती है। तो ये मोलस्क की कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि कुछ फाइलम में, जो कुछ इसकी सब क्लासेस में आती है। मेंटल जो है वो शीट ऑफ टिश्यू है। उसके अलावा हेड और फुट रीजन के दरमियान यहाँ पे आपको नजर आएगी मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी वो रीजन है जहां से वो एक्सक्रीशन भी करता है, गैस एक्सचेंज भी करता है, इलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट यानी जो वो खाता है उसे एक्सक्रीट भी यहाँ से करता है, और रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स से मुराद गेमेट्स हैं, स्पर्म एंड एग भी वो यहाँ से रिलीज करता है। इनमें अक्सर हेर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल सेम ही एनिमल में होते हैं, यानी ये मोनोइशियस होता है। इसके बाद इसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है मोलस्क के अंदर। ये एक स्नेल की डायग्राम आप देख रहे हैं, तो तमाम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आसानी से समझ आ जाती हैं। बायलेटरल यानी आप इसे दरमियान में काटेंगे तो मिरर इमेजेस आ जाएंगे, आपको पता है। ट्रोकोफोर लार्वा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा क्योंकि ये जो फाइलम है ये बाकी सारे फाइलम्स के साथ मिलके तो लोफोट्रोकोजोआ के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो इसका लार्वा है वो वेलिचर लार्वा भी होता है, जो बाद में आएगा, लेकिन ट्रोकोफोर लार्वा भी होता है। स्पाइरल क्लीवेज का क्या मतलब है? दो तरह की क्लीवेज होती है, एक स्पाइरल होती है, एक रेडियल होती है। स्पाइरल क्लीवेज में ये होता है कि जब सेल्स डिवाइड कर जाते हैं, जो ऊपर वाली लेयर है सेल्स की वो रोटेट कर जाती है विद रिस्पेक्ट टू द लोअर लेयर, और रेडियल क्लीवेज में वो रोटेट नहीं करती। बस इतना सा फर्क है जब सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं एम्ब्रियो के। फिर है स्किज़ोसिलस सिलोम फॉर्मेशन। दो तरह से सिलोम बनता है, आगे आप सिलोमेट एनिमल्स पढ़ रहे हैं। ए सिलोमेट में तो सिलोम बनता ही नहीं है। जो सिलोमेट्स हैं उनमें दो तरह से बनता है। स्किज़ोसिलस सिलोम जो होता है वो इस तरह बनता है कि जो यहाँ पे आपको अच्छे से नजर आएगा कि जो स्किज़ोसिलस सिलोम है वो इस तरह बनता है कि जो डोर्सल रीजन है उस पे एम्ब्रियो के अंदर उसका जो ब्लास्टोपोर है, जहाँ से उसकी गट की कैविटी बनती है। प्रोटोस्टॉम्स में पहले माउथ बनता है, ड्यूटेरोस्टॉम्स में पहले एनस बनता है। जो स्नेल है या जो बाकी मोलस्क हैं उनमें पहले माउथ बनेगा। तो उस कैविटी के शुरू में यहाँ पे गट के पास से मेसोडर्म के सेल्स अराइज होते हैं और वो स्प्लिट ऑफ हो जाते हैं, तभी लिखा हुआ है सिलोम फॉर्म्स बाय स्प्लिटिंग। तो स्किज़ोसिलस सिलोम फॉर्मेशन तब होती है जब सेल्स स्प्लिट हो जाएं डोर्सल रीजन यानी ब्लास्टोपोर से, जहाँ से गट की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, दूसरी जो टाइप है वो भी आगे आ जाएगी, वो है इंटीरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन। इंटीरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन कब होती है? जब वो आउट पॉकेटिंग से बने। आप ये देखें कि ये गट अंदर जा रही थी यहाँ पे, फिर क्या हुआ कि अंदर से ही वो बाहर की तरफ उसकी दो पॉकेट्स बन गई, एक इस तरफ चली गई, एक इस तरफ चली गई, और वो पॉकेट्स बन गई हैं मेसोडर्म में। तो जब सिलोम स्प्लिटिंग से बनेगा तो वो स्किज़ोसिलस सिलोम फॉर्मेशन होगी। जब वो आउट पॉकेटिंग यानी पॉकेट से बनेगा तो वो एंटीरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन होगी। दो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। सिलोम जो है इसका, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो इसमें रिड्यूस हो जाता है पेरिकार्डियल कैविटी के तरफ। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक खास फिनोमेना है टॉर्शन का, जिसमें इसका सिलोम रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, जो ब्लड है वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है बॉडी के अंदर, कैपिलरीज नहीं होती।
लास्टली इनमें रेडिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम फिर आगे पढ़ेंगे। मोलस्क की बॉडी के टू मेन रीजन हैं, फिर से वो हमें बता रहे हैं डिटेल में। हेड फुट रीजन, हेड उसका जो रीजन है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये उसका हेड रीजन है। यहाँ पे उसकी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके आईज होती हैं टेंटिकल्स के ऊपर जिनमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा बाकी उसके सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसका माउथ यहाँ पे है। उसके अलावा उसका फुट है, फुट आपको ये नीचे वाला रीजन नजर आएगा। हेड और फुट के रीजन के अलावा उसका जो सेकंड रीजन है उसको वो कहता है विसरल मास। विसरल मास में उसके जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं, उसके जो सर्कुलेटरी ब्लड जो है, जो कि वेसल से नहीं तो जा रहा, तो ब्लड काम क्या कर रहा है, ब्लड उसे लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है। उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड है वो उसके फुट के अंदर इनगोर्ज हो जाता है, यानी भर जाता है, और वो आगे की तरफ उसे धकेलता है। यानी कि वो अपनी सिलोम के अंदर जो फ्लूइड है उससे एक हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे वो अपना लोकोमोशन करता है। अच्छा, उसके अलावा रिप्रोडक्शन मैंने पहले भी बताया था कि वो अपने गैमेट्स अपने विसरल मास के जरिए सिक्रीट करता है। उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी विसरल मास में होते हैं। अब आप दोबारा से मेंटल पे आ गए। मेंटल मैंने बताया था शीट ऑफ टिश्यू है, या आप कह शीट ऑफ स्किन है, जो उसकी बॉडी में विसरल मास को कवर करती है और आउटसाइड पे शेल सिक्रीट करती है। मेंटल किसके जरिए जो कैविटी बनती है, ये हमारी मेंटल है और ये हमारी मेंटल कैविटी है। यानी कि फुट और विसरल मास के दरमियान एक कैविटी, एक स्पेस जनरेट होती है जिसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो आपको बताएगा कि जो मेंटल शेल सिक्रीट करती है उसकी 3 लेयर्स हैं। जो पहली लेयर है उसे हम पेरिओस्ट्रेकम कहते हैं। इसे आप यूं याद रख सकते हैं, पेरी बाहर की चीज को ही कहते हैं। तो पेरी के लफ्ज से आप याद कर सकते हैं कि जो मेंटल के आउटर सेल्स हैं, उसकी बाहर के कोनों के सेल, वो ये प्रोटीनेशियस लेयर सिक्रीट करते हैं। यानी कि ये पेरिओस्ट्रेकम आउटर मोस्ट लेयर है और ये प्रोटीन से बनी है। उसके बाद आ जाती है मिडल लेयर जिसे हम प्रिस्मेटिक लेयर कहते हैं। प्रिस्मेटिक लेयर मिडल लेयर है और ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा सख्त होती है, आसान सी बात है। और ये किससे बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तीसरी लेयर जो है उसकी, उसे हम कह रहे हैं नेक्रस लेयर, जिसके जरिए पर्ल बनता है। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। यानी पहली लेयर थी पेरिओस्ट्रेकम जो कि बन रही थी प्रोटीन से। बाकी जो 2 लेयर्स हैं प्रिस्मेटिक और नेक्रस, वो कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक मटेरियल्स से बनी है। तो ये आपको लेयर के नाम और जिस चीज से वो बनी है वो याद रहे। पहले तो सेल मार्जिन से प्रिस्मेटिक के अलावा जो लेयर्स हैं वो प्रिस्मेटिक और पेरिओस्ट्रेकम, ये सेल के मार्जिन क्रिएट करते थे। लेकिन ये जो नेक्रस लेयर है, जो थर्ड मोस्ट लेयर है, जो अंदर की तरफ होती है, वो सारा का सारा एपिथेलियल बॉर्डर्स क्रिएट करता है। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद मेंटल कैविटी की हम बात कर रहे थे। मेंटल कैविटी यहाँ पे भी आपको नजर आएगी। ये जो रीजन है ये मेंटल कैविटी का है और यहाँ पे भी आपको नजर आएगी और अच्छी तरह। मेंटल कैविटी के जरिए वो अपने गैमेट्स यानी स्पर्म और एग रिलीज करता है। यहाँ से वो एक्सक्रीट भी करता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि उसका स्टमक जो है वो भी यहीं पे आके, तो उसका एनस भी यहीं पे खुलता है। उसके अलावा उसकी गिल्स भी हैं, तो वो सांस भी यहीं से लेता है। तो मेंटल कैविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनके अंदर रेडियोला होता है, जो कि इसने पहले से हाईलाइट किया हुआ है। रेडियोला क्या चीज है, अभी हम रेडियोला देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको नजर आएगा, जो कि एक कार्टिलेज के ऊपर होता है। हमारी जो टंग है वो बुनियादी तौर पे एक मसल है। इसकी जो टंग लाइक स्ट्रक्चर है ये कार्टिलेज के ऊपर होता है, जिसे हम ओडोंटोफोर कार्टिलेज कहते हैं। यही डायग्राम मिलर एंड हार्ले में भी बनी है, लेकिन हिकमैन वाली आसानी से समझ आ जाती है, इस वजह से मैंने हिकमैन की खोली। आप इसे मिलर एंड हार्ले से भी समझ सकते हैं। ओडोंटोफोर कार्टिलेज के साथ 2 तरह की मसल्स लगी हैं। आदि जो कार्टिलेज के साथ अटैच हैं, इन्हें हम कार्टिलेज प्रोटेक्टर मसल्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे अच्छी तरह नजर आएंगी। ये ओडोंटोफोर प्रोट्रैक्टर्स जो होते हैं वो ओडोंटोफोर यानी उस कार्टिलेज को खींचते हैं, और रेडियोला प्रोटेक्टर्स जो होते हैं वो उस रेडियोला के स्ट्रक्चर को प्रेस करते हैं। रेडियोला आप जैसा कि देख सकते हैं काइटिनस बेल्ट होता है टीथ का। इसके ओडोंटोफोर के ऊपर 25,000 टीथ्स हो सकते हैं, जो कि आपको उसकी डायग्राम यहाँ पे उसकी रियल पिक्चर नजर आ रही है और यहाँ पे आपको उसकी डायग्राम नजर आ रही है। और इन टीथ के जरिए, जो कि 25,000 टीथ उसके ओडोंटोफोर कार्टिलेज के ऊपर हैं,
वो फूड स्क्रैप करता है, यानी कि वो उसको कुरेदता है। कुरेद के तो वो एसोफेगस के जरिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियोला से निकाल के अपने स्टमक में ले जाएगा, उधर से डाइजेस्ट हो जाएंगे और जाके तो मेंटल कैविटी जो है वहां से वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो इन कंक्लूजन हमने पढ़ा है मोलस्क का इंट्रोडक्शन और फिर हमने उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। उनकी बॉडी दो मेन रीजन्स में डिवाइड है, हेड फुट रीजन जो कि और उनका विसरल मास, ठीक है। हेड फुट रीजन में उनका माउथ, नर्वस स्ट्रक्चर्स और सेंसरी स्ट्रक्चर्स जिसमें उनके टेंटिकल्स आ जाते हैं, उनके फोटोरिसेप्टर्स आ जाते हैं, और फुट उनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। विसरल मास जो है उसमें डाइजेशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप कि आपको समझ आई हो। अगले लेक्चर में हम इनकी क्लास मोलस्का की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।